हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डे टू लर्न में। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स। तो हमने 4 शेड्यूल्स पढ़ ली थी और मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये शेड्यूल्स की जो सीरीज़ है इसके सारे वीडियोस देखे हैं तो चाहे वो एग्ज़ाम प्रीलिम्स हो किसी भी फॉर्मेट में या फिर मेंस हो, आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ। तो बेसिकली हमने 4 शेड्यूल्स पढ़ ली थी और हमने 4 शेड्यूल्स पढ़ी थी जिसमें हमने जाना था फर्स्ट शेड्यूल में हमने इसको ट्रिक वाइज समझने की कोशिश की थी। इसको हमने ट्रिक से समझा था सोनाक्षी करके। सोनाक्षी से मेरा आशय था स फॉर संघ, ना फॉर नाम और क्ष फॉर क्षेत्र। हमने सेकंड जो हमारी शेड्यूल है इसको डिस्कस किया था और सेकंड शेड्यूल में हमने क्या डिस्कस किया था, तो इसमें हमने कोशिश की थी ट्रिक के अनुसार समझने की। तो हमने इसमें बैंगन भरते से हमने इसको रिलेट किया था और इसमें हमने पढ़ा था कि जो विभिन्न संवैधानिक पद पर जो आसीन अधिकारी है उनके जो वेतन भत्ते हैं, जो परिलब्धियों पर जो भत्ते हैं, विशेषाधिकार है और इससे संबंधित जितने भी प्रावधान हैं हमने इसके अंतर्गत पढ़ा था, यानी कि सेकंड जो अनुसूची है उसके अंतर्गत पढ़ा था। इसके बाद हमने थर्ड अनुसूची में देखा था। थर्ड अनुसूची में हमने क्या देखा था? थर्ड अनुसूची में देखा था कि जिसमें जो विभिन्न उम्मीदवार हैं उनके द्वारा जो शपथ और जो प्रतिज्ञा ली जाती है उसका प्रारूप दिया गया है। ठीक है, तो थर्ड शेड्यूल में हमने ये डिस्कस किया था। इसके बाद हमने फोर्थ जो शेड्यूल है इसमें हमने पढ़ा था कि जो राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके राज्यसभा की जो सीटें हैं वो किस प्रकार आवंटित की जाएगी। तो हमने फोर्थ शेड्यूल में बेसिकली ये पढ़ लिया था। तो दोस्तों, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम अब आज डिस्कस करने वाले हैं कि अनुसूची 5 से लेकर अनुसूची 8 तक। ठीक है, ये सेकंड वीडियो है। इसके बाद हम देखेंगे कि फिफ्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या बताता है। तो दोस्तों, जो फिफ्थ शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, यह बेसिकली हमको बताती है कि जो अनुसूचित और जो जनजाति क्षेत्र है उनका प्रशासन और उन्हें नियंत्रित किस प्रकार किया जाए उसके संबंध में उपबंध अनुसूची 5 तय करती है। तो अनुसूची 5 में बेसिकली इसको आप यहाँ पे एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो जो अनुसूची 5 है वो हमको क्या बताती है? तो वो हमको बताती है कि जो विभिन्न राज्य है उनमें अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के प्रशासन एवं उनके नियंत्रण के संबंध में जो उपबंध है वो हमको बताती है अनुसूची 5। दोस्तों, आप ध्यान से समझना क्योंकि अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है और उसके बाद एग्ज़ाम में आने की इनकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, जो संविधान की अनुसूची 5 है अनुच्छेद 244(1) से संबंधित है और इसके जो उपबंध है वह असम, मेघालय और मिज़ोरम और त्रिपुरा। ठीक है, असम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा जो क्षेत्र है उनको छोड़कर जो अन्य किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। ठीक है, आर्टिकल 244(1) के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है उसको इन चारों राज्यों को छोड़कर किसी भी अन्य राज्य के क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। तो दोस्तों, इन क्षेत्रों का जो उत्तरदायित्व है मुख्य रूप से राज्य सरकारों को प्रदान किया गया है। अच्छा, राज्य सरकारों को प्रदान किया गया है तो इनकी इस विषय में इन क्षेत्रों के विषय में कानून बनाने का अधिकार भी किसको होगा? राज्यों को होगा। लेकिन इस विषय में जो केंद्र सरकार है वह इन कानूनों पर निगरानी रख सकता है और आवश्यकता पड़ने पर वह आवश्यक निर्देश भी दे सकता है। दोस्तों, इसके बारे में अन्य उपबंध में मैं आपको बता देता हूँ कि जो अनुसूचित क्षेत्र है उनके प्रशासन के संबंध में जो संबंधित राज्य है ना, जो संबंधित राज्य है उसका राज्यपाल प्रतिवर्ष क्या करेगा? एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। किसको प्रस्तुत करेगा? तो वह राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। तो जो अनुसूचित क्षेत्र है उनके प्रशासन के संबंध में जो सलाह देने के लिए जनजाति सलाहकार परिषद उस राज्य में गठित की जाएगी। अर्थात किसी भी राज्य में जिस राज्य में यह क्षेत्र घोषित किए गए उसमें क्या होगा? उसमें एक जनजाति सलाहकारी परिषद गठित की जाएगी जिसमें कि जो सदस्य संख्या है वह कितनी रहेगी? तो वह 20 रहेगी। ठीक है, क्या गठित की जाएगी? तो जनजातीय सलाहकारी परिषद गठित की जाएगी जिसके मेंबर की मैक्सिमम लिमिट कितनी दे रखी है? तो 20 दे रखी है। ठीक है, तो इसके बाद इनको राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। तो अनुसूची 5 में हमको क्या बताया है कि जो मेंबर्स है, जो सलाहकारी समिति बनाई उसकी संख्या कितनी है? 20 है और जो इसके सदस्यों का मनोनयन है वो राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम इसमें समझ लेते हैं कि जो ये अमेय मित्र है, ठीक है, अमेय मित्र एक रिलेट करने के लिए कि इन राज्यों को छोड़कर, ठीक है, यहाँ पे नो भी लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। ठीक है, जो अमेय मित्र राज्य यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को छोड़कर बाकी राज्यों की बात की जा रही है। अच्छा, बाकी राज्य मतलब अभी तक किन किन राज्यों को अनुसूचित जनजातियों वाला राज्य घोषित किया गया है? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सभी राज्यों को इसमें घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत केवल 10 स्टेट्स हैं इंडिया की जिन्हें इसके अंतर्गत कंसिडर किया गया है। कौन कौन सी है? आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, राजस्थान है, तेलंगाना है। इन सभी को 5वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। तो बेसिकली इन्हें हमने इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वो पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी स्टेट अनुसूची 5 के अंडर नहीं आती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है और ये हो गए 10 स्टेट्स। तो इन 10 स्टेट्स को
अनुसूची 5 के अंतर्गत कंसिडर किया गया है। क्या कंसिडर किया गया है कि भाई ये शेड्यूल एरियाज है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के अंतर्गत आती हैं ये 10 स्टेट्स, और इनके अंतर्गत जो क्षेत्र घोषित किए गए हैं उनको अनुसूचित क्षेत्र कहा गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं तो जो 6th शेड्यूल है वो हमको बेसिकली क्या बताती है, वो हमको बताती है कि जो असम है, ठीक है, अ में मित्र, इसको आप एक बार बिल्कुल इसको रट लीजिए, अ में मित्र, ठीक है, जो हमारा असम है, जो मेघालय है, जो मिजोरम है और जो त्रिपुरा है, ठीक है, जो ये क्षेत्र है उनको जनजातीय क्षेत्रों के रूप में प्रदर्शित करना और उनके प्रशासन के बारे में उपबंध करना। कौन बताती है, तो अनुसूची 6 हमको यह बताती है कि जो असम है, जो मेघालय है, जो मिजोरम है, त्रिपुरा जो राज्य है, उनके जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन के संबंध में जो उपबंध किए जाते हैं अनुसूची 6 के अंतर्गत। और जो अनुसूची 6 है उसमें जो घोषित जनजातीय क्षेत्र हैं वह अनुसूचित 5 के जो अनुसूचित क्षेत्र की तुलना में जो है वह उनकी स्वतंत्रताएं एवं उनकी शक्तियां जो है वह अधिक प्रदान की गई है, ठीक है। यह जो 6वीं अनुसूची है उसमें जो जनजातीय क्षेत्र जो वर्णित किए गए हैं उनको स्वायत्त शासित जिले के रूप में प्रशासित किया जाएगा। स्वायत्त शासित जिला मतलब ऑटोनोमस जो है डिस्ट्रिक्ट, इस तरह उसको विकसित किया जाएगा। बेसिकली ये जो जिले हैं उनको इस प्रकार बनाया जाता है जिसमें कि जो जनजातीय निवास है वह अधिक हो, और जो राज्यपाल है ऐसे क्षेत्रों को क्या करेगा कि अलग अलग स्वायत्त शासित क्षेत्रों के रूप में घोषित कर देगा। जैसे असम में जो उत्तरी कछार जिला है और जो बोडोलैंड जनजातीय परिषद क्षेत्र है और जो करबी है उनको स्वायत्त शासित क्षेत्र, और जो दिहमा सहाव क्षेत्र है उनको स्वायत्त शासित क्षेत्रों के रूप में वर्णित किया गया है। इसी प्रकार मेघालय में गारो पहाड़ी है, खासी पहाड़ी जिला है और जयंतिका पहाड़ी जिला है, उनको इसमें ऑटोनॉमस जो जिला है उसमें कंसिडर किया गया है। त्रिपुरा में त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला बनाया गया है। मिजोरम में मिजोरम पहाड़ी क्षेत्र, चकमा जिला, मारा जिला आदि को स्वायत्त शासित जिले के रूप में घोषित किया गया है। अनुसूची 6 है उसमें राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वह जो स्वायत्त शासित जिला है उनकी परिषदों का गठन कर सकता है, ठीक है, मतलब कुल मिला के वह स्वायत्त शासित जिला परिषदों का गठन कर सकता है, ठीक है। जो जिला परिषद है उनकी अधिकतम संख्या 30 होगी, पिछले में हमने पढ़ा था 20 थी, ठीक है, इसमें अधिकतम कितनी होगी 30, और जो जिले हैं उसमें अधिकतम 4 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है, जबकि पिछले में हमने पढ़ा है कि 20 ही सदस्यों को जो राज्यपाल है वह मनोनीत कर सकता था। और इसमें क्या होगा कि इसमें 30 में से केवल 4 सदस्य ही राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, जो बाकी के जो सदस्य हैं वो इलेक्टेड होंगे। तो बेसिकली इसकी निर्वाचन पद्धति में क्या होगा, इलेक्शन होगा, ठीक है। परिषद के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होगा, जिस प्रकार एक एमएलए का होता है, ठीक है, जबकि जो मनोनीत सदस्य है 5 वर्ष के लिए कार्यकाल के साथ साथ जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत राज्यपाल को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे जिलों यानी कि स्वायत्त शासित जिलों में कुछ नए क्षेत्रों को या तो ऐड कर सकता है, ठीक है, या उन पुराने क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र को स्वायत्त शासित जिले के जो टैग है उससे बाहर भी कर सकता है। अब हम जान लेंगे कि अनुसूची 7 के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले थे। अनुसूची 7 के अंतर्गत हम वेरी इजी है इसको रिकॉल करना, साथ साथ से हम इसको रिकॉल कर सकते हैं। साथ साथ, अच्छा मान लीजिए 2 दोस्त है, ठीक है, 2 दोस्त है वो आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर लड़ रहे हैं। तो बेसिकली क्या करोगे आप उसको, उनकी लड़ाई को ख़त्म करने के लिए, तो आप उनकी जो शक्तियाँ हैं उनको विभाजन कर दोगे, ठीक है। मान लीजिए वो किसी पर्टिकुलर बुक्स के बारे में लड़ रहे हैं कि ये टॉपिक मेरे को पढ़ना है, ये टॉपिक मेरे को पढ़ना है, तो वो क्या करेंगे, उस बुक को 2 भागों में बांट लेंगे और बोलेंगे भाई तू ये टॉपिक पढ़ेगा, मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा, बेसिकली। तो इसी प्रकार उन दोनों के बीच में क्या है, तो उन दोनों के बीच में जो विवाद होते थे वो खत्म हो जाएंगे। तो अनुसूची 7 में भी यही किया गया। तो जो संघ सूची है, राज्य सूची और संवर्ती सूची है, इन टॉपिक्स को डिक्लेयर कर दिया गया, भाई ये है, इनके अंतर्गत आप अपने अपने कानून बना सकते हैं। तो इस संदर्भ में जो केंद्र है और जो राज्य है उनके बीच में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, ठीक है। और यह संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है, संवर्ती सूची क्या है, चलिए जान लेते हैं। तो संघ सूची क्या है, तो संघ सूची में जब संविधान बना था तो बेसिकली उसमें 97 सब्जेक्ट्स को रखा गया था, लेकिन वर्तमान में इसमें 99 सब्जेक्ट्स है और इसके अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। तो बेसिकली जो संघ सूची है उसके अंतर्गत किसको कानून बनाने का अधिकार है, तो केवल संसद को, संसद मतलब केंद्र सरकार को इसके बारे में कानून बनाने का अधिकार है। और राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, तो राज्य सूची के अंतर्गत मूल रूप से 66 संविधान में विषय बताए गए थे, लेकिन वर्तमान में इसके विषय घटकर 61 रह गए हैं। तो जो कानून बनाने का अधिकार जो है इसके अंतर्गत सिर्फ राज्यों को प्राप्त है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में संसद भी कानून बना सकती। जो शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया था, तो वह लिया गया था कनाडा से, ठीक है। वो किससे प्रेरित था, तो कनाडा से प्रेरित था। तो अब हम जान लेंगे संवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय रखे गए थे। तो बेसिकली जो मूल संविधान था उसमें इसमें विषयों की संख्या 47 थी, लेकिन वर्तमान में इसकी विषय की संख्या 52 है, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है, बेसिकली संवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे जाते हैं जो कि, ठीक है, जो कि केंद्र व राज्य दोनों द्वारा
इसको संचालित किया जाता है। कुछ ऐसे विषय रहते हैं जो कि दोनों द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। तो बेसिकली इनमें अगर मान लो कोई कानून बनाता है, मान लो राज्य कानून बनाता है और उसी विषय पे अगर केंद्र भी कानून बनाता है, तो इस मैटर में अगर इस प्रकार के विवाद उत्पन्न होते हैं तो जो केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया जाएगा उसको वरीयता दी जाएगी, उसको अधिक मान्य माना जाएगा। बेसिकली इसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा ये सारे विषय आपने कर लिए कंसिडर, लेकिन कुछ ऐसे विषय भी तो होंगे कि जो ना तो आपने संवर्ती सूची में रखे, ना राज्य सूची में रखे, ना ही केंद्र सूची में रखे। जी हाँ, तो ऐसे जो विषय है उनको हम अवशिष्ट सूची में रखेंगे। ठीक है, ऐसे विषय को हम अवशिष्ट विषय सूची में रखेंगे और इन विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार होगा वो किसको प्राप्त होगा, तो वह प्राप्त होगा केंद्र सरकार को। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो अनुसूची हमारी 8 है वो हमको क्या बताती है। दोस्तों अनुसूची 8 है, ठीक है, वो हमको बेसिकली क्या बताती है, जो भारतीय राजभाषा हैं उनके बारे में हमको बताती है। तो दोस्तों जो इंडिया में राजभाषाएं टोटल कितनी है वर्तमान में, तो 22 है। दोस्तों मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, कितनी राजभाषाएं थी, तो मूल संविधान में 14 राजभाषाएं थी, लेकिन 21वें संविधान संशोधन द्वारा इसको बढ़ाकर 15 कर दी गई। और कौन सी भाषा ऐड की, तो इसमें ऐड की सिंधी भाषा। इसके बाद 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसके अंतर्गत 3 अन्य भाषाओं को जोड़ा गया है, जिसको हम किस तरह याद कर सकते हैं, नमक। ठीक है, नमक बोले तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसके बाद हम देखते हैं 92nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है उसके अंतर्गत हम 4 नई भाषाओं को ऐड करते हैं और इसको आप याद रखने के लिए सर याद रख सकते हैं MBDS। ठीक है, MBBS नहीं, इसको MBDS से हमको कंसिडर करना है। MBDS बोले तो मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली। ठीक है, MBDS मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली। 92nd अमेंडमेंट से हमने 4 अन्य भाषाएं जोड़ी, मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली, MBDS। भारत में जो केंद्र सरकार है उसने 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा भी घोषित किया गया है। तो ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो इसके लिए हमको इतना तो पता होना चाहिए कि शास्त्रीय भाषाएं हैं कौन कौन सी। तो बेसिकली इनको हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, TMKUS। ठीक है, TMKOC नहीं, तारक मेहता के का उल्टा चश्मे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ TMKUS। बोल तो T फॉर तमिल, M फॉर मलयालम, K फॉर कन्नड़, U फॉर उड़िया, S फॉर संस्कृत। तो इसी प्रकार के और भी वीडियोस के साथ आप बने रहिएगा अपने चैनल डेयर टू लर्न के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।